हेलो स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म अगर ले लें, अरिथमेटिक से हमने उठा लिया ए और प्रोग्रेशन से हमने उठा लिया पी, तो इसको हम एपी भी बोलेंगे। बार बार इसको समांतर श्रेणी नहीं बल्कि हम एपी बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी एक सीक्वेंस होता है, यानी कि अनुक्रम होता है। अब आप कहेंगे हमें तो अनुक्रम भी नहीं पता कि एपी जो है ना वो एक टाइप होता है सीक्वेंस का। सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अनुक्रम का। अब आप कहेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, हमें तो अनुक्रम का ही नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी क्रमागत राशियां ले लेते हैं तो क्रमागत राशियों की जो लिस्ट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। किसी भी चीज़ का सीक्वेंस हम कहते हैं ना कि इन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लगा लीजिए, यानी क्रमागत रूप से लगा लीजिए, यानी एक के बाद एक जो है उसको लगा लीजिए। जैसे अगर मैं कुछ संख्याएं लिख दूं यहाँ पर कि मैंने लिख दिया 2, 6, 4, 5, 3, ठीक है। तो इस तरह से ये जो राशियाँ लिखी, इनका अनुक्रम क्या बनेगा, यानी कि इनको क्रमागत रूप से लिखना है तो इनका क्रमागत रूप क्या बन जाएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 4, 5 और 6। तो ये कोई भी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये एक सीक्वेंस है। तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है, कि जब भी हम किन्हीं राशियों का सीक्वेंस बनाते हैं, यानी कि उनको क्रमागत रूप से लिस्ट आउट करते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज सीक्वेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी सीक्वेंस ले लिया, जैसे मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, तो ये भी एक सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में एक चीज़ बड़ी खास होती है कि इसमें प्रत्येक पद में जो रिलेशन होता है ना, वो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर संख्या में क्या हो रहा है कि 2 का पहाड़ा चल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न है। और इसी तरह से जब पर्टिकुलर पैटर्न किसी संख्या के समूह में होगा और वो क्रमागत रूप से होंगे, तो इसे हम क्या बोल देंगे? अनुक्रम बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। लेकिन सीक्वेंस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी एक सीक्वेंस है। इसके अलावा मैं कह दूं 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सो ऑन अप टू, यानी कि चलते जा रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन सीक्वेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो फिर जो समांतर श्रेणी होती है वो किस टाइप का सीक्वेंस होता है, वो किस टाइप का अनुक्रम होता है? तो ध्यान से सुनिएगा कि समांतर श्रेणी, अगर इसके नाम पर जाएं, समान अंतर, क्या लिखा हुआ है कि अगर हम समांतर शब्द का मतलब समझें तो इसका मतलब क्या है? ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, समान और अंतर। तो हमें कहता है कि एक ऐसा सीक्वेंस ले लीजिए जिसके प्रत्येक 2 पदों में अंतर समान हो, ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं कि आपने क्या ले लिया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया, अनुक्रम ले लिया। अब इस अनुक्रम में प्रत्येक 2 पदों के बीच में अंतर देखिए। इन 2 के बीच में 1 का अंतर, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर। यानी कि सभी 2 पदों के बीच में अगर अंतर जो है वो समान है, तो इसका मतलब ये जो अनुक्रम है क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। श्रेणी नहीं लिखनी है, श्रेणी अलग चीज होती है, श्रेणी अलग चीज होती है। श्रेणी का मतलब होता है प्रोग्रेशन और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, ठीक है। श्रेणी सीरीज क्या होती है उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यह है श्रेणी। और समांतर श्रेणी की सिंपल सी परिभाषा हो गई, लिख लीजिए आप थोड़ा सा, कि ऐसा अनुक्रम, सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है, ऐसा अनुक्रम जिसके अंदर प्रत्येक 2 पदों, यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रमागत 2 पदों, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 1 और 5 का अंतर ले रहे हो, ऐसा नहीं। प्रत्येक क्रमागत 2 पदों के बीच का अंतर समान रहता है, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं।
ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी क्या होगी। अब समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 6, 9, 12, 15। क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो आप कहेंगे 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर है, 12 और 15 के बीच में भी 3 का अंतर है। इसका मतलब ये जो चलती जा रही है ये एक समांतर श्रेणी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब समांतर श्रेणी का जो सबसे पहली राशि होती है उसको हम बोलते हैं इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। यानी कि यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रही है तो ये हो गया इसका प्रथम पद। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और पूरी समांतर श्रेणी के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि दो क्रमागत पदों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सभी में कॉमन होता है ना, सभी में एक ही होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। या फिर क्या बोलते हैं उसको? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे सार्व अंतर, या फिर कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं, और डी से उसको लिखा जाता है। वैसे ही प्रथम पद जो होता है उसको ए से लिखा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर हमें दूसरा पद बनाना है तो हम क्या करें? ए और डी को जोड़ दें, यानी कि 6 में 3 जोड़े तो 9 आ गए ना। उसके बाद अगर हमें और यानी कि तीसरा पद बनाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि ए जो लिया उसमें एक बार 3 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि यहाँ पर प्रथम पद हमने निकाल लिया, अगर हमें दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो क्या करेंगे? ए में डी जोड़ देंगे। ए कितना है? 6 में 3 जोड़ दिया, दूसरा पद 9 आ गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको प्रथम पद पता हो और डिफरेंस पता हो तो आप डी 3 जोड़ते जाएंगे और सारा का सारा जो ये समांतर श्रेणी है सारी की सारी एपी आप बना सकते हैं ना। तो आप कहेंगे हाँ हम बना सकते हैं। सिंपल सी काम करनी है, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, इस तरह से हम बना सकते हैं ना। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका तीसरा पद क्या होगा तो आप क्या करोगे कि जो A2 है ना, जो A2 है यानी कि जो 9 है उसमें 3 जोड़ना है, यानी कि डिफरेंस जोड़ना है। यानी कि A2 में पीछे वाले पद में D जोड़ना है, डिफरेंस जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A2 कितना है? A2 है हमारा 9, ये आया 9, ठीक है। तो 9 + 3 यानी कि 12 आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि A2 का मान क्या था? A2 का मान था A + D, तो हमने A2 को लिख दिया A + D, तो ये फॉर्मूला बन गया A + 2D। इसी तरह से जब आप A4 निकालोगे यानी कि चौथा पद निकालोगे तो आप क्या करोगे? तीसरे पद में D जोड़ोगे ना। तीसरा पद क्या है हमारा? A + 2D है ना, A + 2D। कैसे आया? हमने निकाला कि दूसरे पद में जब D जोड़ेंगे, दूसरा पद A + D था, A + D में D जोड़ा तो A + 2D आ गया। अब तीसरे पद में जब D जोड़ेंगे तो चौथा पद बन गया, ठीक है। और चौथे पद का फॉर्मूला क्या आ गया? A + 3D। यानी कि सिंपल सी बात हमें पता चल रही है कि अगर आपको चौथा पद निकालना है तो 3 गुणा D जोड़ दो A के साथ। अगर तीसरा पद निकालना है तो A + 2D जोड़ दीजिए। अगर दूसरा पद निकालना है तो A + D जोड़ देंगे। तो इस तरह से अगर हमें ये फॉर्मेट ना दिया गया हो, और अगर हमें समांतर श्रेणी को एक फॉर्मेट में जचाना है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी मुख्य रूप से क्या होती है? प्रथम पद A होता है, दूसरा पद A + D होता है, इसमें एक और D जुड़ जाएगा A + 2D, तीसरा पद हो जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा? A + 3D हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा? A + 4D हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको हम A1 लिखेंगे यानी प्रथम पद, इसको हम A2 लिखेंगे यानी कि द्वितीय पद, इसको हम A3 लिखेंगे। अगर आप इस A और इस A में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 और कैपिटल A4, कैपिटल A5 से भी लिख सकते हो। यानी कि ये क्या हो गए? हमारे समांतर श्रेणी के पद हो गए। पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब कोई भी पद निकालना हो हम निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं 9वां पद निकालना है तो आप क्या करेंगे? A + 8D कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि 9वां पद निकल जाएगा A9, ठीक है। अगर इसी तरह से यानी कि यहाँ पर जो पद निकालना है उसका 1 माइनस करके यहाँ पर लिखना है, तो इस तरह से अगर मैं आपको कह दूं कि nवां पद निकालिए तो आप सिंपल सा एक काम करोगे। क्या करोगे कि अगर nवां पद निकालना है तो A +
कितने डी प्लस करोगे, यहाँ पर जितना होता है उसमें से एक माइनस करके करते हैं। तो यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1d। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है nवां पद निकालने का। nवां पद आप तभी निकाल पाओगे जब आपको प्रथम पद और डिफरेंस पता होगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हालांकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, हम 5.2 तक चले गए हैं। ठीक है, 5.2 तक बस हमारा इतना ही काम चलेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार रहने वाले और क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर के। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी की हमारी एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, वैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपके सामने है, आप पूरा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध जो संख्याएं हैं, देखेंगे हम कौन कौन सी संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो बताना है कि क्या जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, स्थितियां जो दी गई है उनके अंदर जो उनके संबंध संख्याएं हैं वो एपी में है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्याएं एपी में है या नहीं, तो देख लेते हैं फटाफट से। शॉर्ट में हम थोड़ा नोट कर लेते हैं इनको। जैसे पहली कंडीशन दी गई है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट केस के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है हमें कि जो प्रथम किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है हमारा, 15 रुपये। तो इसको एपी के संबंध में हम कैसे डालेंगे कि हमारा प्रथम पद जो दिया गया है A1 वो कितना है, 15 रुपये। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि सारावंतर जो हमें दिया गया है, सारावंतर हमने देखा था कि कोई एपी होती है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे पद हैं, तो पहले पद में क्या जोड़ने पर दूसरा पद आ जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले 15 रुपये जो कि A1 है, A1 में हम कितना जो है 8 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। तो इस तरह से A1 में क्या जोड़ने पर A2 आएगा उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 8 रुपये। तो देखिए 15 रुपये हमारा प्रथम पद है और उसके बाद सारावंतर 8 रुपये जो हमारे को दिया गया है उसको हम जोड़ करके A1 हमारा क्या हो गया, 15 रुपये। A2 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस डी, यानी कि 15 प्लस 8, यानी कि ये हो गया हमारा 23 रुपये। उसके बाद हम बात करें तीसरे पद की, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D। तो हम वैल्यूज़ रख देते हैं, 15 प्लस डी हमारा कितना दिया हुआ है, 8 रुपये। तो 8 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 15 प्लस 16 और 15 प्लस 16 इनका एडिशन कर देंगे हम, 6 और 5 11, 1 और ये हो जाएगा 31 रुपीज़। इसी तरीके से हमारा A4 आ जाएगा। A4 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 3D। ये कॉन्सेप्ट हम वीडियो के स्टार्टिंग में समझ चुके हैं कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, A4 क्या होता है, वो आप पूरा सीख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोबारा से करेंगे, 15 प्लस 8 गुना में 3, तो ये 8 3 24 हो जाएगा और प्लस में 15, तो ये कितना हो गया, 9 and 3, तो ये हो जाएगा 39 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास A1 आ गया 15 रुपये, A2 आ गया 23 रुपये, A3 आ गया हमारे पास 31 रुपये और ये A4 आ गया हमारे पास 39 रुपीज़। तो देखिए इन सभी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 8 रुपये, और जो प्रथम पद है वो कितना है, 15 रुपये। और कॉमन डिफरेंस सारावंतर का मतलब होता है कि A1, A2, A3 और A4 सभी में जो अंतर होता है वो समान होता है, तभी वो जाकर के AP बनती है। तो हम कह देंगे कि बिल्कुल ये AP है, क्योंकि यहाँ पर जो सारावंतर है वो कितना है, 8 रुपये है और जो प्रथम पद है वो कितना है, 15 रुपये। तो आप यहाँ पर करके भी दिखा सकते हैं कि हमें पता है कि D क्या होता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो हम यहाँ पर करके दिखा देंगे कि 23 यानी A2 माइनस A1 15 बराबर होगा किसके, 31 माइनस
23 बराबर होगा किसके 39 माइनस 31। कितना होगा ये सब, ये 8 के बराबर, ये भी 8 रुपये और ये भी 8 रुपये। ठीक है, तो वो वैसे भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्रथम किलोमीटर में 15 रुपये था, उसके बाद 8 8 8 8 ऐड हो रहा है, यानी सारावंतर 8 है, तो ये क्या होगा AP होगा। तो आप इस तरीके से इसको पूरा लिख देंगे। उसके बाद दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस हमें दिया गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकाल देता है। तो देखिए दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हम स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि बेलन में, जैसे हम पहले T1 मान लेते हैं कि पहली टर्म क्या है, मान लो बेलन में इतनी हवा है, उसको हम 1 मान लेते हैं। बेलन में यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा हमने 1 मान ली, जितनी भी है उतनी हमें 1 मान ली, यानी T1 लिख सकते हैं या फिर A1 लिख सकते हैं हम कि प्रथम पद हमने मान लिया कितना है, A1 है। ठीक है, A1 क्या है, 1 है। तो हवा कितनी निकाली जाती है हर बार, एक बार में हम कितने निकालेंगे, यानी D जो हो गया हर बार कितना घटाना है, 1/4 घटाना है, तो D कितना हो जाएगा -1/4, यानी कि हमें हवा कम करनी है। अगर हमें भरनी होती, हवा डालनी होती तो हम जोड़ते, अब हमें कम करनी है इसलिए हम घटा रहे हैं। तो हर बार 1/4 हवा निकाल देंगे, यानी पहले हवा इतनी, फिर उसके बाद जैसे एक बार में हवा निकाली यानी A2 कितना आ जाएगा 1 - 1/4। तीसरी बार में क्या आ जाएगा, A3 क्या आ जाएगा, जितना भी इसके अंदर आएगा, जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब A3 क्या हो जाएगा, A3 हमें पता है A + 2D होता है, तो A कितना है हमारे पास 1 प्लस करेंगे 2 × D कितना है हमारा -1/4, तो हम यहाँ पर -1/4 लगा के सॉल्व करेंगे 1, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2/4, ये कट जाएगा इससे 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2 हमें पता है कितना होता है, यानी एक में से जब आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। इसी तरह से हम A4 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम सेम टू सेम पिछले बार की तरह कर सकते हैं कि A1 हमारा 1 है, D हमारा -1/4 है। तो इसमें जो जितनी भी टर्म्स हमारी आती हैं, जैसे A1 A2 निकाला है हमने, A3 निकाला है, फिर हम A4 निकालेंगे, तो हम उस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे हम A4 निकाल लेते हैं, यहाँ पर A + 3D कितना हो जाएगा 1 - 3/4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम 4 - 3 = आ जाएगा 1/4। तो ये हमारा ये A4 आ गया। अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम साइड में वैल्यूज हम डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर लेते हैं। A3 हमारा 1/2 आ गया, A2 हमारा 3/4 आ गया, चूँकि जगह की थोड़ी कमी है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और A4 आ गया हमारा 1/4। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि सारावंतर जितना आया है A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, कितना आ गया ये 3/4 - 1, यहाँ पर A3 1/2 - 3/4 इक्वल किसके है 1/4 - 1/2, क्योंकि सारावंतर जो है हमें पता है कि हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाना है। तो A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, और A4 में से A3 घटाना है। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी 1/4, ये -1/4 आएंगी। जैसे आप इसे हल करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आएंगी हमारी -1/4। तो D हमारा -1/4 1/4 सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो हम इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगला जो हमारा थर्ड पार्ट है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर यानी पहले, देख लेते हैं थर्ड पार्ट जो है हमारा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं पहले मीटर में, यानी कि पहले 1 मीटर में खोदने में जो लागत आई वो कितनी है 150 रुपये, यानी हम ये ले लेते हैं कि A1 हमारा कितना आ गया 150। उसके बाद प्रति मीटर की लागत की जो खुदाई की जो लागत आई है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है, ऐड करना है, यानी कि D हमारा सारवंतर क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपये। तो इसमें भी आप पहले A1 निकालोगे, A1 तो दिया हुआ है, फिर A + D करके A2 निकालेंगे हम, फिर A3 निकालेंगे, फिर A4 निकालेंगे, और फिर D का हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है A2 -
माइनस A1 बराबर किसके है A3 माइनस A2 के, बराबर किसके है A4 माइनस A3 के। तो ये सब करके देखेंगे तो D की सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेम आएंगी, क्योंकि वैसे भी D हमने ऐड कर करके निकाला है। या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर सारावंतर जो है वो 50 है और प्रथम पद 150 है। सारावंतर जो कि सेम होना चाहिए सभी में, और यहाँ पर सेम है क्योंकि हम निकाल के दिखाएंगे। तो इस क्यों का हमें जवाब ये निकाल के यहाँ पर फाइनली दिखाना है। चलिए, इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास कि खाते में, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला कुछ लगेगा, तो वो हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा। इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी पहले वर्ष जो राशि है हमारे कितनी है, वो है 10,000 रुपये, यानी कि ये हमारा हो जाएगा A1। उसके बाद प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है हमारा 8%। तो हम 8 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यहाँ पर जमा करना है, यानी कि हमारा जो D होगा वो कैसा होगा, पहली बात तो धनात्मक होगा। तो अब हम देखते हैं कैसे होगा। दूसरा हम निकाल लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 8% लगेगा, तो वैसे चक्रवृद्धि ब्याज का हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले जितनी हमारी अमाउंट है यानी 10,000, इसको हम जो दर होती है हमारी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 8% की दर से कर रहे हैं। फिर कितना समय है, वार्षिक दर है, तो जितना समय होता है साल में वो लिखते हैं हम, और इसको डिवाइड करते हैं हम 100 से। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपने पिछली आपकी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो उससे हम लगा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले हम रुपए जमा कराते हैं, पहले ये रुपए हैं, उसके बाद उसमें वो ब्याज जो होता है वो वार्षिक रूप से हम बाद में ब्याज जमा कराते जाते हैं, हर साल उसका ब्याज जमा कराते जाते हैं। तो ये ब्याज हमें ऐड करना है, तो इसका ब्याज 1 साल के अंदर कितना निकलेगा, 800 रुपये। अब ये ब्याज इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये हर वर्ष के लिए D नहीं निकालेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, A1 हमारा 10,000 हो गया, उसके बाद A2 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा 10,000 प्लस 800 रुपये, तो कितना हो जाएगा 10,800। अब दूसरे वर्ष के लिए, ये प्रथम वर्ष के लिए है, तो हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष के ब्याज में हम जो हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट रखेंगे वो हम ये वाली रखेंगे, क्योंकि अब दूसरे वर्ष में हमें ब्याज पिछले वर्ष के जो अमाउंट है उस पर नहीं लगेगा बल्कि इस पर लगेगा। तो अब इसके लिए हम देखते हैं द्वितीय वर्ष के लिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसी को हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं A1 ये हो गया और A2 हमारा हो जाएगा 10,800 रुपये। अब हम द्वितीय वर्ष के लिए यहाँ निकाल लेते हैं, जगह की थोड़ी कमी है। तो द्वितीय वर्ष में हम यहाँ पर 10,800 करेंगे, इंटू में करेंगे जो दर है हमारी, इंटू में 1 वर्ष के लिए निकाला है और डिवाइड कर देंगे हम इसको 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे ये लगभग ये आ जाएगा 864 रुपये। तो 864 रुपये आ गया। जैसे ही हम इसको A2 में ऐड करेंगे तो A3 हमारा क्या हो जाएगा 10,800 प्लस 864 रुपये, यानी ये टोटल हमारा हो जाएगा 11,664 रुपये। तो हमारी जो श्रृंखला बननी है, अब हमारा यहाँ पर A3 कितना आ गया 11,664 रुपये। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारी AP है, तो देख लेते हैं। A1, A2 और A3 हमारे पास आ चुका है। अगले वर्ष के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन इतने से में हमारा काम बन जाएगा। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर होता है A4 माइनस A3। चलो हम 2 टर्म्स के लिए निकाल लेते हैं, बस 2 टर्म्स के लिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है 10,800 माइनस करेंगे 10,000 बराबर होगा 11,664। जो A3 है हमारा, इसमें से A2 माइनस करेंगे कितना 10,800 रुपये। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा आ रहा है 800 रुपये और ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 800
64 रुपये, जो कि बराबर नहीं है। हर बार सेम होना चाहिए, लेकिन सारावंतर हमारा बराबर नहीं है, इसलिए जो फोर्थ केस है हमारा ये एक एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये एक एपी या समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सारावंतर जो है वो यहाँ पर समान नहीं है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पाठ्य पुस्तक का आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लिख ही लेते हैं। ये हमें कहता है कि दी गई संख्याओं के लिए एपी के या दी गई एपी के लिए 4 पद जो है हमें लिखने हैं। तो 4 पद लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन है। फर्स्ट केस इसमें दिया हुआ है, हमें प्रथम पद दिया हुआ है और सारावंतर भी दिया हुआ है। तो प्रथम पद हमें दिया हुआ है 10 और सारावंतर जो दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है, 10। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वो देख लेते हैं कि किसी भी एपी के लिए a1 जो होता है वो a के बराबर होता है। a2 जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, a प्लस डी से। और a3 क्या होता है, a प्लस 2d। और उसके बाद a4 क्या होता है, ये होता है a प्लस 3d। तो चलिए, a और d की वैल्यूज हमारे पास हैं, हम यहाँ पर रख लेते हैं। a क्या होगा, 10। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू भी कितनी, 10। तो ये क्या हो जाएगा, 20। यानी a2 कितना आ गया, 20। a3 कितना आ जाएगा, 10 प्लस में 2 इंटू 10, यहाँ ये आ जाएगा 30। यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस 3 गुना 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो a1, a2, a3 और a4 की ये जो हमारी वैल्यूज है, हमने इन फॉर्मूलाज में a और d की वैल्यूज को पुट करते हुए निकाल लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्रमशः 10, 20, 30 व 40 होंगे। तो चलिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस सेकंड, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या कहते हैं कि a जो हमारा गिवन है वो हमारे पास -2 है और d जो गिवन है वो हमारा 0 है। तो चलिए फटाफट से सेम करेंगे हम। a1 हमारा a हो जाएगा, a2 हमारा a प्लस डी हो जाएगा, a3 हमारा a प्लस 2d और a4 हमें पता है क्या होता है हमारा a प्लस 3d। तो a और d की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हम फटाफट से पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू -2, तो a1 हमारा आ जाएगा -2। उसके बाद a की वैल्यू -2 प्लस d यानी कि 0, तो ये भी आ जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट केस में -2 प्लस 2 इंटू 0। अब कुछ भी 0 के मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है, तो ये -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ भी -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 प्लस 0 बराबर अगेन क्या आ जाएगा, -2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारी जो दी गई श्रेणी है उसके लिए a1, a2, a3 और a4 के मान जो हैं वो क्रमशः -2, -2 और -2 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड केस में हमारे पास a की वैल्यू 4 गिवन है और d की वैल्यू -3 है। d की वैल्यू -3 का मतलब कि हमें d को घटाना है। चलिए देखते हैं कैसे। a1 यहाँ भी हमारा a हो जाएगा, a2 जो है वो a प्लस डी हो जाएगा, a3 ये हमें पता ही ऑलरेडी बार बार रिपीट हो रही है, वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने देख लिया था, और a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। तो जब भी d माइनस में होता है तो हमें घटाव नहीं करना है, हम माइनस के साथ यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एज इट इज़ हमारा जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर स्पेशली हमें a माइनस डी नहीं कर देना है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। d की जो वैल्यू गिवन है उसके साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ, जैसे ऋणात्मक है तो ऋणात्मक वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, अगर धनात्मक है तो धनात्मक वैल्यू। यहाँ पर ये वाला सिंबल यहाँ पर ऑलरेडी हम प्लस में ही रखेंगे, माइनस में नहीं करना है। चलिए देखते हैं, a हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं हम।
ए की वैल्यू 4 है तो हमने ये ए की वैल्यू रख दी। उसके बाद हम डी की वैल्यू रखते हैं प्लस में, ये प्लस एज इट इज़ रखा। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 और प्लस माइनस अब हम सॉल्व करने वाले हैं। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 एंड दैट इज 1। तो 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। तो A2 हमारा जो द्वितीय पद है वो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए तो हमारा 4 है ही, प्लस में 2 इंटू डी करना है तो 2 करेंगे और इंटू डी विद सिंबल रखेंगे, -3 रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6, तो 4 - 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -2। अब आगे करते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रखी प्लस 3 गुना में डी की वैल्यू कितनी है -3। तो 3 गुना -3 यानी प्लस का 3 और गुना में माइनस का 3 कितना हो जाएगा -9। तो ये हो जाएगा 4 - 9। तो ये आ जाएगा हमारा कितना -5। तो हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A4 आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि A1, A2 और A3, A4 की जो वैल्यूज़ हैं या फिर AP के जो प्रथम 4 पद हैं उनके मान क्रमशः 4, 1, -2 और -5 हो जाएंगे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं हमारे, तो नेक्स्ट फोर्थ जो पार्ट है उसके अंदर फोर्थ पार्ट में ए जो गिवन है वो हमारे पास -1 गिवन है और डी जो गिवन है वो हमारे पास है हाफ। तो इससे घबराना नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी सेम, A1 क्या हो जाएगा A, A2 क्या हो जाएगा A + D, उसके बाद A3 क्या हो जाएगा A + 2D और A4 क्या हो जाएगा हमारे पास A + 3D। तो A की वैल्यू कितनी है -1। अब A + D, A की वैल्यू -1 रखी और D की वैल्यू कितनी है हाफ। इसको हम हल करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर -2 प्लस का 1। देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। आप 10th क्लास में हो चुके हो तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन तो नॉर्मल है। -2 + 1 क्या हो जाएगा -1/2। तो ये हमारा द्वितीय पद आ गया। तीसरे पद के लिए हम A + 2D करने वाले हैं। तो A कितना है हमारा -1, प्लस में करेंगे 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास हाफ है तो रख देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, -1 और +1 क्या आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं, ए की वैल्यू कितनी -1, प्लस में करेंगे हम 3 इंटू डी, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो ये हो जाएगा 1 + 3/2। अब इसको हम एलसीएम लेके नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3, ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर सेम आप नीचे एक लाइन लिखेंगे सिंपल सी कि इस AP के जो 4 पद हैं वो क्रमशः क्या हो जाएंगे -1, -1/2, 0 और हमारा 5/2। तो देखिए कितना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट हमारा रह गया, वो एक बार फिर से देख लीजिए। A गिवन है -1.25 और D गिवन है -0.25। तो ये भी बहुत आसान सा है, एक बार फिर से इसको एक बार करके देख लेते हैं। A1 हमारा हो जाएगा A, A2 क्या हो जाएगा हमारा A + D। देखिए A क्या हो जाएगा, जो गिवन है हमारा A -1.25। पॉइंट्स में कैलकुलेशन है थोड़ी, बिल्कुल सिंपल सी है, ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें। A की वैल्यू रखेंगे 1.25 और प्लस में रख देंगे हम D की वैल्यू कितनी -0.25। सिंपल सी बात है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस में बाहर आएगा, -1.25 और माइनस का 0.25। तो जब भी इस तरह की कैलकुलेशन है तो हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। माइनस में है दैट मीन्स जुड़ेंगी लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का। देख लेते हैं जोड़ के 1.25 और 0.25। इस टाइप की कोई भी कैलकुलेशन होती है तो हमें पता है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना होता है। बाकी सारी संख्याएं इस तरह से एडजस्ट करके हम इनका ऐड करेंगे। 5 और 5 10, यहाँ पर हांसिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या बन गया हमारा 1.50। अब बात करते हैं A3 की। A3 हमारे पास हो जाएगा A + 2D। तो हम यहाँ पर सिंपल सी करेंगे, A की वैल्यू तो 1.25 हमारे पास गिवन है और प्लस में हम क्या करेंगे 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास है -0.25। तो देखिए सिंपल सा है। अब अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट जितने रकमों के बाद होता है, जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है उसको एज इट इज़ हम रख देते हैं। तो 25 दूना 50 होता है, तो पॉइंट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.50 या फिर 0.50। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -0.50। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.75 और वो भी माइनस का। तो इस तरह से हमारे पास A3 आ जाएगा। इसी तरह से आप A4 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन तो हो गया। अब फटाफट से करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि दी गई AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करो। तो हमें पता है कि प्रथम पद क्या होता है A और सारवंतर क्या होता है D। प्रथम पद तो जो इनका पहला पद है वही हो जाएगा और सारवंतर D के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि हम A2 में से माइनस करते हैं A1 को। और ये जो D की वैल्यू है हम काफ़ी टर्म्स के निकाल के देखते हैं, अगर सेम आती है तो वो AP होती है। इसलिए हम सिक्योरिटी के लिए पहले से ही हम D की बहुत सारी वैल्यूज़ निकालते हैं और जो सेम वैल्यू आएगी वही D होगी। और वो सारवंतर जो है वो समांतर श्रेणी में सेम ही आता है। अगर वो सेम नहीं है तो वो जो नंबर ऑफ जो कलेक्शन है नंबर्स की वो हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 इस तरह से ये वैल्यूज़ निकालेंगे। जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो सेम होंगी और वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो सारवंतर की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट केस के लिए करते हैं हम। फर्स्ट केस के लिए जो हमारा दिया हुआ है हमें वैल्यूज़ 3, 1, -1 और -3। हमें पता है ये प्रथम पद है यानी A1 है, ये द्वितीय पद है A2, ये तृतीय पद है A3 और ये वाला हमारा चतुर्थ पद है। तो A1 यानी प्रथम पद जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमें साफ ही दिखाई दे रहा है। प्रथम पद तो हमारा दिया ही हुआ है, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद हम देखते हैं अगर हम D निकालें, सारवंतर निकालें, तो सारवंतर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि प्रत्येक आगे वाली टर्म में से हम पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा किसके, A4 माइनस A3 के। तो सभी टर्म्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू 3 बराबर। अब हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू हमारी -1 और A2 की वैल्यू -1 बराबर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, A3 की वैल्यू तो ऑलरेडी -1 थी, माइनस किया है हमने A2 की वैल्यू जो कि प्लस में 1 थी। अब A4 की वैल्यू हमारे पास -3 है, इसमें से माइनस करेंगे हम A3 जो कि कितना है -1 है। तो यहाँ पर माइनस प्लस का काफ़ी ख्याल रख के हमें चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 1 - 3, तो यहाँ पर क्या, ये क्या हो जाएगा -2 बराबर -1 ये भी क्या हो जाएगा -2 बराबर -3 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो -3 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा अगेन -2, क्योंकि हमें पता है कि एक प्लस में और एक माइनस में हो तो होता घटा हुआ है, लेकिन निशान जो है वो बड़ी रकम का आएगा। तो निशान यहाँ पर 3 बड़ा है और 3 का निशान माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू सेम आ रही हैं जो कि D है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो दी गई AP है, जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है और उसके लिए प्रथम पद हमारा 3 है और जो सारवंतर है उसकी वैल्यू हमारी -2 है। चलिए अगले केस के लिए करें हम। तो अगले केस के लिए जस्ट यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं। ये -5 है, ये -1 है, फिर 3 है और फिर 7 है। ये वाला सेकंड एग्जांपल हम कर रहे हैं, सेकंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा। और इसमें प्रथम पद जो हो जाएगा ये हम एज इट इज़ इस पूरे के पूरे पोर्शन को यूज़ कर लेंगे ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखिए A1 हमारा -5 हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पद -5। अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, यानी -1 में से -5 करेंगे। तो -1 A2 है, इसमें से माइनस करना है हमें A1 को, यानी कि -5 को। अब ये बराबर हो जाएगा A3 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 में से हमें माइनस करना है किसको, -1 को बराबर। A4 कितना है 7 और इसमें से हमें माइनस करना है A3 यानी कि 3 को। तो हमारी वैल्यूज यहाँ पर क्या आ जाएंगी, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एज इट इज़ है, ये इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर -1 + 5 क्या हो जाएगा 4, ये भी क्या हो जाएगा 3 + 4
और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी है जिसके लिए प्रथम पद की वैल्यू -5 है और सार्वंतर की वैल्यू जो है वो 4 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका वो कर लेते हैं। देखिए यही कर लेते हैं। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कह देंगे कि जो हमारा प्रथम पद है A1 यानी कि जो प्रथम पद है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है वो हमें दिया हुआ है कितना है 1/3। उसके बाद हमें बात करनी है D क्या होगा हमारा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यानी कि हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, 5/3 माइनस A1 की वैल्यू 1/3 बराबर किसके हो जाएगा A3 यानी कि 9/3 माइनस करना है A2 यानी कि 5/3। ये भी किसके बराबर होना चाहिए 13/3 यानी A4 के माइनस 9/3। सॉरी यहाँ पर 13/3 है और यहाँ पर 9/3। चलिए अब यहाँ पर तो इनका जो आधार है यानी इनका जो हर है वो सेम है, तो एलसीएम लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी हमें। 3 आ जाएगा 5 - 1, यहाँ हो जाएगा ये भी 3, 9 - 5। ये देखिए सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये हमें आनी चाहिए। चलिए यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज 5 - 3 क्या हो जाएगा 4/3, 9 - 5 ये भी क्या हो जाएगा 4/3 और 13 - 9 13 में से 9 गए तो भी क्या आ जाएगा 4/3, जो कि किसकी वैल्यू होगी डी की वैल्यू होगी। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हमें सिंपल सा सेम पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं इसका। अब हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा ये हमारा A1 हो जाएगा जो कि 0.6 है, 1.7 हमारा A2 हो जाएगा, 2.8 हमारा A3 हो जाएगा और 3.9 हमारा क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6। उसके बाद हम सभी को माइनस करने वाले हैं, 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6 को। A3 हमारा है 2.8, तो 2.8 में से माइनस करेंगे हम 1.7 को और ये बराबर आना चाहिए 3.9 में से हम माइनस करने वाले हैं 2.8 को। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। जब भी हम माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, संख्याओं को इस तरह से रख करके हम इसका जोड़ो घटाव करते हैं। माइनस करेंगे 7 में से 6 गया 1, पॉइंट के नीचे 1 में से 0 गया 1 और ये बचेगा 1.1। इसी तरीके से इसको करेंगे तो यहाँ भी सेम 1.1 बचने वाला है, इसको हल करेंगे तब भी क्या बचेगा हमारा 1.1। तो ये हमारा हो जाएगा डी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दी गई जो समांतर श्रेणी है उसके लिए डी की वैल्यू समान है, इसलिए इसका जो डी होगा उसकी वैल्यू 1.1 और प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 0.6 हो जाएगा। तो चलिए हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत सारे पार्ट हैं जिनमें से कुछ पार्ट आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे और बाकी के पार्ट्स आपको खुद जो है सॉल्व करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार आपकी स्क्रीन पर है कि दी गई जो एपी हैं इनमें से दी गई जो श्रेणी है इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है, और अगर वो समांतर श्रेणी है तो उसके लिए आपको डी फाइंड आउट करना है और आगे की 3 टर्म्स में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट केस देखते हैं इसका। फर्स्ट केस हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। तो हमें पता करना है कि क्या ये एक एपी है। तो हम एपी है इसके लिए ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले डी ज्ञात करना पड़ेगा। अगर इन सभी के लिए जो डी की वैल्यू है वो बराबर आती है दैट मीन्स ये एक एपी होगी, यानी कि एक समांतर श्रेणी होगी। एक समांतर श्रेणी की पहचान यही होती है कि उसमें लिए बहुत सारे टर्म्स के लिए अगर आप डी फाइंड आउट करोगे तो वो हमारा समान आना चाहिए। तो देखते हैं फटाफट से डी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ये हमें पता है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारा A4 है। और डी की वैल्यू हम जब ज्ञात करते हैं, डी यानी कि हमारा सार्वंतर डी, जब भी हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये होता है हमारा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर होता है किसके A4 माइनस A3 के। तो फटाफट से हम निकालते हैं। A2 की वैल्यू हमारी 4
4 में से हम माइनस करेंगे A1 2 बराबर A3 हमारा 8 है माइनस A2 हमारा 4 हो जाएगा बराबर, एक बार हम वैल्यूज रख देते हैं उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। A4 है हमारा 16 माइनस A3 है हमारा 8 बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 16 में से 8 गए तो ये हो जाएगा 8, लेकिन ये तो क्या बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि यहाँ पर डी समान नहीं है इसलिए ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है सिंपली कि आपके पास पहला पद 2 है, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3 और चौथा पद 7/2। देखने में कैसा भी लगे हमें तो सॉल्व करके देखना है कि वाकई जो डी की वैल्यू है वो बराबर है या नहीं, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4। डी का फॉर्मूला ये है जिसके अंदर ये वाली वैल्यू सारी पुट करनी है, तो पुट करके हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई डी की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो देखते हैं A2 क्या है हमारा 5/2 5/2 माइनस हम करेंगे A1 यानी कि 2 बराबर A3 है हमारा 3 माइनस A2 है 5/2 बराबर A4 कितना है 7/2 माइनस करेंगे हम A3 को यानी कि 3 को। चलिए एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके अपन में 1 कंसीडर कर सकते हैं हम सिंपली। तो एलसीएम 2 आएगा, 5 माइनस ये हो जाएगा 4। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 6 में से 5 गए और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 7 माइनस 6। तो ये तो सभी में सॉल्व करने पर 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो डी की वैल्यूज चूँकि सेम आ रही हैं तो ये एक एपी है, ये एक एपी है। और इतना करने के बाद बस छोड़ना नहीं है, चूंकि हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू हमारे पास थी, तो आगे की जो टर्म्स है वो भी फाइंड आउट करनी है। यानी हमें इसके आगे की टर्म होगी A5, A6 और A7, ये तीनों टर्म्स हमें फाइंड आउट भी करनी है। तो देखिए A5 हमारे पास क्या हो जाएगा A + 4D, A6 हमारे पास क्या हो जाएगा A + 5D और A7 हमारे पास क्या हो जाएगा A + 6D। तो जैसे ही हम इनमें वैल्यूज़ रखेंगे इसके बाद आप क्या करेंगे A5, A की वैल्यू हमारे पास 2 है तो आप रखेंगे 2 + 4 × D की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये कटेगा 2 बचेगा, 2 + 2 = आएगा 4, यानी A5 कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 4। A6 की वैल्यू निकालेंगे, A6 बराबर क्या हो जाएगा A + 5D, तो A कितना है 2 + 5 × 1/2, तो ये बचेगा हमारे पास 2 + 5/2। तो इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, 2 4 + 5 ये हो जाएगा 9/2। तो ये A6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9/2। A7 की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी, तो हम यहाँ पर ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए A7 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी A + 6D। A कितना है हमारे पास 2 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, प्लस 6 × D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1/2 आई थी, तो उसकी वैल्यू वो सेम यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। ये कटेगा 3, ये आ जाएगा 2 + 3 = आ जाएगा 5। तो हम लिख देंगे कि आगे के जो 3 पद हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई समांतर श्रेणी, चूँकि ये तो पहले समांतर श्रेणी है, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया, तो हम लिखेंगे कि जो दी गई समांतर श्रेणी है इसके लिए डी की वैल्यू 1/2 और आगे के जो 3 पद हैं यानी A5, A6 और A7 के मान क्रमशः क्या होंगे 4, 9/2 और 5। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कहते हैं -1.2, -3.2, -5.2 और कोमा में -7.2। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। तो D की वैल्यू हम निकालेंगे, A2 - A1 इक्वल आएगा A3 - A2 इक्वल आएगा A4 - A3।
तो वैल्यूज़ रख देते हैं हम। A2 की वैल्यू -3.2 और इसमें से माइनस करना है हमें -1.2 को, बराबर आ जाएगा। A3 की वैल्यू है हमारे पास -5.2, इसमें से हमें माइनस करना है -3/2 यानी कि A2 को। अब हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को रखेंगे A4 यानी कि -7.2 और इसको हमें माइनस करना है A3 में से A3 को माइनस करना है A4 में से, यानी कि अब हम रखेंगे माइनस का 5.2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 बराबर, यहाँ भी सेम प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ 3.2 -7.2 प्लस 5.2। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं होता घटा हुआ है, लेकिन जो निशान है वो हमें पता है कि बड़ी रकम का आता है। तो इस तरह से 0.03 में से गया 2, तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का 2 एज इट इज़। यहाँ भी जो है सॉल्व करके माइनस का 2 बचेगा और यहाँ भी माइनस का 2। तो ये डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए हमारा क्या है -1.2 और डी हमारा है माइनस का 2। तो आगे की जो टर्म्स है A5 A6 और A7 ये आप निकाल लेंगे कैसे। A5 हमारा क्या हो जाएगा A+4D, ये हो जाएगा A+5D और A7 जो है हमारा क्या हो जाएगा A+6D। तो ये आप A और D की यहाँ पर वैल्यूज़ रख करके आगे की 3 टर्म्स जो हैं वो निकाल लेंगे। चलिए अगला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम। अगला पार्ट देखते हैं हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो हमारी वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो क्या दी गई हैं -10, -6, उसके बाद हमारी वैल्यू दी गई है -2 और उसके बाद दी गई है 2। ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हमारा हो जाएगा A4। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। D की वैल्यू क्या होगी, सिंपली A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा एक ही मेथड है, हम बार बार A और D का यूज़ करके ही हम AP में सारे के सारे एप्लीकेशंस को यूज़ किए जा रहे हैं। A2 यानी कि -6, इसमें से घटाना है -10 को। A3 यानी कि -2, इसमें से हमें माइनस करना है -6 को। और A4 हमारा 2 है, इसमें से हमें माइनस करना है -2 को। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10 बराबर, यहाँ पर ये -2 एज इट इज़ है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर, यहाँ पर 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। देखिए माइनस का 6 और प्लस का 10 ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 6 क्या आ जाएगा 4 और 2 + 2 आ जाएगा 4। ऑल 3 वैल्यूज़ आर सेम, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो D है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और A1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो सेम यहाँ पर सिमिलरली आप कह देंगे कि जो दी गई समांतर श्रेणी है वो एक AP है। इसके लिए हम आगे की टर्म्स निकालेंगे A5 A6 और A7। तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर A+4D, ये हो जाएगा A+5D और ये हो जाएगा A+6D। A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हुए आप आगे की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पार्ट की। इसी के 5th पार्ट की, तो इसी के 5th पार्ट में जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो क्या है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे √2 है, √2 का आपको ऐसे समझना है जैसे एक डस्टर है, ये एक डस्टर है, √2 क्या है एक डस्टर है। अब क्या होगा 2√2 का मतलब क्या है, √2 को हमने डस्टर माना, दैट मीन्स 2√2 का मतलब यहाँ पर 2 डस्टर है। √2 को हमने कोई चीज़ मानना है, जैसे √2 यानी कि डस्टर, तो 2√2 का मतलब 2 डस्टर। तो जब भी 2√2 में से एक √2 होगा, यानी 2 डस्टर में से
2 डस्टर में से जब एक डस्टर माइनस हो गया तो हमारे पास एक डस्टर बच जाएगा। तो आप सिंपली इसको कोई चीज़ मान करके चलें। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर बहुत मिस्टेक कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, 3√2 में से अगर हम 2√2 घटाते हैं, यानी 3 डस्टर में से 2 डस्टर घटाएंगे तो कितने डस्टर बचेंगे? एक डस्टर बच जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन कुछ इस टाइप में करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंपली ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा और ये हमारा A4 हो जाएगा। तो सिंपली A1 की वैल्यू हमारे पास ये है। उसके बाद D हमारा क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और ये किसके बराबर हो जाएगा? A4 माइनस A3 के। चलिए अब देखते हैं A2 हमारी क्या होगी? 3 + √2। इसमें से हमें माइनस करना है किसको? A1 को, यानी कि 3 को बराबर। जब भी इस टाइप की कैलकुलेशन हो तो आप हमेशा इन संख्याओं को ब्रैकेट में रख के चलें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। A3 यानी कि 3 + 2√2, ये A3 है। इसमें से हमें माइनस करना है A2 को, यानी कि 3 + √2 को। अगर आप ऐसे सीधा लिख देंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। जस्ट आप ऐसे लिखें और गलती होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर -3 तो कर देंगे लेकिन √2 को प्लस का ही रहने देंगे, बल्कि ये माइनस में होगा क्योंकि हमें A3 में से A2 को घटाना है। यहाँ पर सिर्फ 3 को नहीं घटाना है बल्कि पूरे को घटाना है। तो 3 अकेला क्यों माइनस में आएगा? √2 भी तो माइनस में आएगा। तो इसके लिए आप इसको ऑलरेडी ब्रैकेट में ही लेके चलें ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम रहे। A4 हमारा क्या रहेगा? 3 + 3√2। इसमें से हमने माइनस करना है A3 को, यानी कि 3 + 2√2 को। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 3 + √2 -3, ये -3 + 3 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा? ओनली √2। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर सिंपली इसको पहले हल करते हैं हम। 2√2, ये माइनस इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके भी साथ, यानी -3 और माइनस का √2। तो देखिए -3 + 3 हो जाएगा। 2√2 में से एक √2 बाहर जाएगा, यानी 2 √2 में से एक √2 घट जाएगा। तो कितना √2 बचेगा? एक √2। इसको सिंपली लेना है। देखिए जैसे 2 √2 में से एक √2 माइनस करेंगे, कोई भी 2 चीज़ों में से, 2 डस्टर में से एक डस्टर को माइनस कर दिया तो एक डस्टर बच जाएगा। तो सिंपली इसको इस तरीके से लेना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 + 3√2 -3 और ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा? माइनस का 2√2। तो ये -3 + 3 घट जाएंगे। 3 √2 में से 2 √2 घट जाएंगे तो यहाँ भी क्या बच जाएगा? एक √2 बच जाएगा, जो कि D तीनों में सेम है। तो ये एक AP है जिसके लिए D इतना है, A इतना है। तो आगे की जो 3 टर्म्स हैं वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट सिंपल से इसके अंदर टोटल 15 पार्ट हैं इसके, और 15 के 15 पार्ट आपके होमवर्क हैं, आप इनको करिएगा। जिस भी पार्ट में आपको डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसको डाउट सेशन के अंदर समझ सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि हमें 4th क्वेश्चन के इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।